हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आज बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के चैप्टर नंबर 4 बुक के कंटेंट को देखेंगे कि इसमें क्या है। सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म एवं उपग्रहों के प्रकार। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। देखते हैं पहले क्या दिया है सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म। तो सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन दिया है कि सुदूर संवेदन में प्लेटफॉर्म शब्द का उपयोग किसी ऐसे स्थिर या गतिमान आधार उपकरण अथवा वाहन के लिए होता है जिस पर कैमरा इत्यादि किसी संवेदक को रखकर उपयोग में लाते हैं। इस दृष्टि से लकड़ी या लोहे से बना सामान्य कैमरा स्टैंड से लेकर सुदूर संवेदन में उपयोग होने वाले समस्त गुब्बारों, हेलीकॉप्टरों, वायुयानों, रॉकेटों एवं अंतरिक्ष यानों को सुदूर संवेदन का प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। इसमें किसी प्लेटफॉर्म का चुनाव करते समय सुदूर संवेदन का कार्यक्रम का उद्देश्य, संवेदक के प्रकार, प्रचालन ऊंचाई, प्रचालन परास, समय और लागत को ध्यान में रखा जाता है। सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वर्ग कितने हैं। 3 इसके कौन कौन से हैं। तो पहला वर्ग है भू आधारित, दूसरा है वायुमंडल आधारित, तीसरा है अंतरिक्ष आधारित। तो भू आधारित में पहले हम धरातल, वर्जन, मीनार, कैमरा स्टैंड अन्य देखते हैं, और वायुमंडल आधारित में हल्के वायुयान, भारी वायुयान, हेलीकॉप्टर, गुब्बारे। गुब्बारे में भी 3 प्रकार के, स्वतंत्र गुब्बारे, डोरी से बंधे गुब्बारे और शक्ति चलित गुब्बारे। ठीक, आगे अंतरिक्ष आधारित में अंतरिक्ष यान जैसे मानव युक्त और मानव रहित, रॉकेट, कृत्रिम उपग्रह इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं अब भू आधारित प्लेटफॉर्म क्या है। तो बोल रहा है कि सुदूर संवेदन प्रणाली में धरातल पर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग मुख्य रूप से धरातली संसाधनों के अध्ययन हेतु किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म में शोधकर्ता स्वतः घटना स्थल पर जाकर पहले से एकत्रित सूचनाओं का सत्यापन कर नवीन सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। भू धरातल की वास्तविक सत्यता का अवलोकन व मापन विभिन्न प्रकार से हो सकता है। वायुमंडल विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान संबंधी घटनाओं का धरातल पर अवलोकन किया जाना एक मनोरंजक विषय है। इसका प्रयोग तब और भी ज़्यादा हो जाता है जब अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। आगे देखते हैं वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म। अब वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म क्या है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग मुख्य रूप से वायु फोटोचित्रों को खींचने के लिए होता है। इसका उद्देश्य फोटो विश्लेषण, फोटो इंटरप्रेशन एवं फोटोग्रामेट्री का अध्ययन करना होता है। इनको पाने के लिए वायुयानों पर क्रमवीक्षक या स्कैनर लगे होते हैं। क्रमवीक्षक की महत्ता तथा कार्य के परख की जांच वायुयान और उपग्रह मिशन से पहले अच्छी तरह की जाती है। क्रमवीक्षक में उद्देश्य व महत्ता के आधार पर कई विभिन्नताएं होती हैं। वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म 2 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है गुब्बारा आधारित प्लेटफॉर्म। तो गुब्बारा आधारित देखते हैं। गुब्बारा आधारित प्लेटफॉर्म सुदूर संवेदन उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुब्बारों की उपयोगिता सन 1900 के पश्चात शुरू हुई थी।
जिसमें स्वतंत्र गुब्बारे और बंधन सूत्र गुब्बारे और शक्ति युक्त गुब्बारे होते हैं। इनका उपयोग किया जाता है सुदूर संवेदन के लिए। आगे देखते हैं वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म। वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म प्रायः वायुयानों का उपयोग सुदूर संवेदन के रूप में वायु फोटो चित्रों, क्रमवीक्षक, स्कैनर बिंबों को पाने के लिए होता है। वायुयान में सावधानी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वायुमंडल अत्यंत स्थिर, कंपन रहित व समान गति क्षमता वाले रखने वाले होने चाहिए। ऊंचाई के आधार पर वायुयानों को बांटा जा सकता है। भारत में सुदूर संवेदन के प्रयोग में लाए जाने वाले वायुयान निम्न प्रकार के हैं। तो यहाँ सुदूर संवेदन में प्रयोग होने वाले वायुयान यहाँ पर दिए हुए हैं। वायुयान रॉकवेल, इसकी ऊंचाई दी हुई है और न्यूनतम उड़ान गति दी हुई है। एवोरो, कैनबरा, डकोटा, U2 और सेस्ना। ठीक, आगे देखते हैं पारंपरिक वायुयान के अलावा हेलीकॉप्टर, ड्रोन, डायरिजबल एवं सेलप्लेन का प्रयोग भी सुदूर संवेदन के लिए होता है। इनका विशेष प्रयोग टेलीविज़न व फोटोग्राफी में किया जाता है। अब वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म का लाभ क्या है देखते हैं। तो वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म के लाभ जो है निम्नलिखित है। तो पहला है पुनरावृत्ति उड़ानें। पुनरावृत्ति उड़ानों के माध्यम से दृश्य क्षेत्र के अल्पकालीन बदलावों को समझने की सुगमता होती है। अल्पकालीन मतलब कम समय वाली। ठीक, तो सुदूर क्षेत्र, दूसरा है सुदूर क्षेत्रों का सर्वेक्षण, तीसरा है उच्च विभेदन, चौथा है सूक्ष्म सर्वेक्षण, पांचवा है विभिन्न मापनियों के बिंब। फिर आगे देखेंगे वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म की हानियां। अब इसमें हानियां क्या है, तो हानियां निम्नलिखित है। पहला है भारी लोड, दूसरा है सामरिक प्रमाण पत्र, तीसरा है कठिन सर्वे योजना, चौथा है खर्चीले साधन, पांचवा है खराब मौसम में अनुपयोगी। अब आगे देखते हैं थर्ड जो सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म है, तीसरा अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म। अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म, यह प्लेटफॉर्म वायुमंडल के प्रभाव से अछूते रहते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म पृथ्वी के चारों तरफ ध्रुवीय कक्ष में स्वच्छंद मतलब कि फ्री ना रूप में उड़ते हैं, घूमते और एक निश्चित अंतराल पर संपूर्ण पृथ्वी अथवा पृथ्वी के किसी भाग को किया करते हैं। भूभाग को तय करना उपग्रह के मार्ग कक्ष पर निर्भर होता है। इस प्लेटफॉर्म के कारण ही हम असामान्य मात्रा में सुदूर संवेदन आंकड़ों को अर्जित करते हैं। यही कारण है कि सुदूर संवेदन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत प्रसिद्ध हुआ है। अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म में कृत्रिम उपग्रह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया जाता है। आगे देखते हैं उपग्रह मिशन। अब उपग्रह मिशन क्या है, तो उपग्रह के संवेदक के माध्यम से नियमित रूप से रिकॉर्ड करने की शक्ति का निर्धारण गहन रूप में होता है। यह उपग्रह परिक्रमा पथ के प्रचालों की विशेषताओं पर निर्भर होता है। अब परिक्रमा पथ क्या है, तो परिक्रमा पथ बोल रहा है कि उपग्रह जिस पथ से होकर पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसे परिक्रमा पथ कहते हैं। यह गोल अथवा गोलाकार होता है। भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के परिक्रमा पथों का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर परिक्रमा पथ की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला कक्षीय पथ की ऊंचाई, दूसरा कक्षीय पक्ष का झुकाव कोण, तीसरा कक्षीय काल। आप सभी नोट डाउन करते जाइएगा, अपना देखते जाइएगा। चौथा है पुनरावृत्ति चक्र। अब हम आगे देखेंगे उपग्रह क्या है। उपग्रह क्या है, तो
उपग्रह क्या है यहाँ देखते हैं। उपग्रह कोई खगोलीय पिंड अथवा मशीन हो सकती है जो किसी ग्रह अथवा तारे की परिक्रमा करता है। जैसे पृथ्वी को एक उपग्रह कह सकते हैं क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी प्रकार से चंद्रमा एक उपग्रह है क्योंकि यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके अतिरिक्त इंसानों के द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की मशीनें जो कि किसी विशेष कार्य के लिए अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं, वे भी उपग्रह हैं। आगे हम देखेंगे भारत में उपग्रहों का इतिहास। उपग्रह क्या है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे भारत में उपग्रहों का इतिहास। तो प्राचीन काल से ही अंतरिक्ष के प्रति व्यक्तियों में जिज्ञासा रही है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी ये जिज्ञासा बढ़ती गई। कुछ देशों ने तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्रों में वास्तव में झंडे गाड़ दिए हैं। वर्तमान में भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के साथ हुई। सन 1963 में केरल के थुम्बा में साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर की स्थापना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत ने 21 नवंबर सन 1963 को अपना पहला रॉकेट नाइक एपास प्रक्षेपित किया था। 15 अगस्त सन 1969 को इसी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान समय में इसरो कहा जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान को स्वतंत्र अस्तित्व देने के लिए सन 1972 में अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था। 19 अप्रैल सन 1975 को उपयोग के तौर पर आर्यभट्ट नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया तथा इसके पश्चात इसरो ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा तथा वर्तमान में इसरो विश्व के शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। तो यह है भारत की उपग्रह का इतिहास। तो पूछ सकता है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब आगे देखेंगे उपग्रह के प्रकार। तो उपग्रह के दो मुख्य प्रकार होते हैं, पहला प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह के माध्यम से बने उपग्रह को प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन व 8 घंटे में पूरा करता है। सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह शनि ग्रह के हैं जो संख्या में 82 हैं। दूसरा है कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म में कृत्रिम उपग्रह सुदूर संवेदन का मुख्य प्लेटफॉर्म है जो वायुमंडल की दशाओं व भू संसाधनों का भूमंडलीय स्तर पर निरंतर प्रेक्षण तथा मॉनिटरन अथवा प्रबोधन करता है। इस कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्व बल से बचने तथा अंतरिक्ष में पहुंचने हेतु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग अथवा इससे अधिक अंतःक्षेपी वेग चाहिए। किसी उपग्रह की ऊंचाई, वेग और परिक्रमण समय में आपसी संबंध होता है। इन्हें उपग्रह छोड़ने से पहले निर्धारित किया जाता है। ऊंचाई एवं परिक्रमण पथ के आधार पर कृत्रिम उपग्रह के दो प्रकार होते हैं। पहला भूतुल्यकालिक उपग्रह। पृथ्वी के परिभ्रमण समय से
समानता वाले वेग से चलने वाले उपग्रह को तुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये फिगर बना हुआ है। भूतुल्यात्विक उपग्रह तथा उनके लक्षण यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ये देखिए भूतुल्यात्विक उपग्रह का फिगर बना हुआ है कि कैसे रहता है अंतरिक्ष में। अब ये तालिका बनी हुई है भूतुल्यकालिक उपग्रह तथा उनके लक्षण। तो यहाँ भू स्थिर उपग्रह का नाम, संबंधित देश और लक्षण। तो GMS जापान पश्चिम प्रशांत महासागर को कवर करता है। ठीक, यह किसको करता है? पश्चिम प्रशांत महासागर को कवर करता है। इनसेट INSAT इनसेट भारत हिंद महासागर को कवर करता है। GOMS गोम्स रूस एशिया तथा हिंद महासागर को कवर करता है। और GOESE USA उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूर्वी प्रशांत महासागर को कवर करता है। फिर GOES USA उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पूर्वी प्रशांत महासागर को कवर करता है। मेटोसैट यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अफ्रीका महाद्वीप तथा यूरोप को कवर करता है। तो यह तुल्यकालिक उपग्रह जो हैं इतने क्षेत्रों को क्या करते हैं? कवर करते हैं। ठीक, आगे तुल्यकालिक उपग्रहों का प्रयोग। अब ये प्रयोग बता रहा है किस तरीके से होता है। तो ये उपग्रह दूरसंचार सेवाओं तथा मौसम विज्ञान संबंधी जानकारियों के लिए प्रयोग होते हैं। इसके साथ ही महासागरीय दशाओं का आसानी से मॉनिटरिंग किया जा सकता है। निरंतर प्राप्त फोटो चित्रों से धरातल के छोटे छोटे विवरणों की पहचान की जा सकती है। सूर्यकालिक उपग्रह देखते हैं। तो भूस्थिर उपग्रह के विपरीत किसी सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह की मदद से पहले निश्चित समय अंतराल के अनुसार पृथ्वी के हर एक भाग का निरंतर संवेदन करना संभव होता है। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों को ध्रुवीय कक्ष वाले भूउपग्रह भी कहा जाता है। इनका मार्ग कक्ष व ध्रुव से होकर गुजरता है। इनकी ऊंचाई 700 से 900 किलोमीटर होती है। आगे देखते हैं। ये फिगर बना हुआ है। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह का। अब थर्ड है भू संसाधन उपग्रह। भू संसाधन उपग्रह के दो प्रकार होते हैं। पहला है मनुष्य युक्त भू संसाधन उपग्रह। इस उपग्रह में मनुष्य द्वारा फोटोग्राफिक सामग्री व धरातलीय बिंबों को लेने के लिए संवेदक को उपग्रह में ले जाया जाता है। इन बिंबों की फोटोग्राफी विश्लेषण तकनीक के माध्यम से व्याख्या होती है। सर्वप्रथम जिस मनुष्य युक्त उपग्रह को बनाया गया उसका नाम अंतरिक्ष दौड़ रखा गया था। इसके बाद मनुष्य युक्त उपग्रह आकाश प्रयोगशाला स्काईलैब एवं अंतरिक्ष शटल क्रम स्पेस शटल सीरीज को अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में उपयोग के लिए बनाया गया। उदाहरण एग्जाम्पल्स के तौर पे अंतरिक्ष दौड़ स्पेस रेस जो है उपग्रहों में जो प्रमुख है वे है मरकरी क्रम 1961, जैमिनी क्रम 1965 व
अपोलो क्रम 1967। इसी तरह अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष शटल क्रम और स्काईलैब हैं। ठीक। फिर दूसरा है मनुष्य रहित भू संसाधन उपग्रह। अब मनुष्य रहित तो इसमें है ये उपग्रह भूधरातल के बिंबों को लेने के लिए अपने साथ विभिन्न संवेदकों को ले जाते हैं। इस तरह की सूचनाओं, आंकड़ों व बिंबों का विश्लेषण फोटोग्राफिक विश्लेषण तकनीक एवं डिजिटल इमेज प्रक्रिया तकनीक के माध्यम से किए जाते हैं। अतः इन उपग्रहों का 4 समूहों में विकास किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ बना हुआ है तालिका। 4 विकास क्रम समूह बताए गए हैं। युग, प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग के अनुसार। प्रथम युग में लैंडसेट 1, 2, 3। द्वितीय युग में स्पॉट लैंडसेट 4 व 5 IRS क्रम। और तृतीय युग में तापीय अवरक्त संवेदन। चतुर्थ युग में लघु तरंग संवेदक CSAT। आगे देखते हैं स्वास्थ्य। यहाँ यह भी समझना अनिवार्य है कि उपग्रह का संवेदक किस तरह धरातल के सफर को तय किया करता है। जैसे ही कोई भू उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो संवेदक के माध्यम से पृथ्वी के धरातल का कुछ भाग तय किया जाता है। इस तय किए गए पट्टिका को उपग्रह का स्वास्थ्य कहा जाता है। विभिन्न भू उपग्रहों में स्वास्थ्य की चौड़ाई भिन्न भिन्न 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच रहती है। जब भू उपग्रह जैसे लैंडसेट पृथ्वी की परिक्रमा किया करते हैं तो इनके संवेदक द्वारा एक बार में धरातल की 185 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को तय किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ ये चीज़ें देख सकते हैं। ये स्वास्थ्य एरिया सेंस्ड बाय सैटेलाइट इन वन पास। एक बार में इतनी चीज़ें जो है कवर हो रही हैं। ठीक। आगे देखते हैं अब विदेशी उपग्रह के बारे में देखेंगे। तो विदेशी उपग्रह सुदूर संवेदन तकनीक विकसित देशों में अत्यंत विकसित है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित उपग्रहों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। टाइरोस एवं नोआ क्रम। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 अक्टूबर सन 1978 में टेलीविजन तथा इंफ्रारेड ऑपरेशनल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। इसी क्रम में नोआ 6 उपग्रह को मौसम से संबंधित जानकारियों के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये तीसरे युग के ध्रुवीय कक्ष में स्थापित मौसम संबंधी उपग्रह हैं। इनका विस्तृत विवरण निम्नवत है। ऊंचाई जो है 833 किलोमीटर, विभेदन 1.1 किलोमीटर, स्वास्थ्य चौड़ाई तो 2600 किलोमीटर, संवेदक AVHRR एडवांस वेरी हाई रिसोल्यूशन रेडियोमीटर। आगे है टाइरोस तथा नोआ की कक्षीय विशेषताएं यहाँ दी हुई हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे JEOS क्या है। यह एक भूस्थैतिक उपग्रह है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इसकी स्पेक्ट्रल विशेषताएं यहाँ पर दी हुई हैं। बैंड, विभेदक, उद्देश्य यहाँ पे इसके बताए गए हैं। उसके बाद ऊर्जा मानचित्रण क्षमता मिशन उपग्रह को देखते हैं। यहाँ पे दी हुई है। इसके उद्देश्य बताए गए हैं। फिर समुद्री उपग्रह के बारे में बताया गया। फिर आकाश प्रयोगशाला क्या है यह दिया गया है। फिर स्पॉट क्या है।
स्पॉट सिस्टम, प्रोबलर ऑब्जर्वेशन टेरर। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे स्पॉट उपग्रही श्रृंखला की कक्षीय विशेषताएं बताई गई हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीआईएस के लिए। और साथ में जो आगे पीजी करना चाहते हैं और पीजी के लिए सीयूटी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जो कोर्स है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे भी कई सारे क्वेश्चन जो आते हैं, पूछे जाते हैं। आप सभी को जीआईएस के क्वेश्चन पेपर का आंसर की भी जल्दी ही अपलोड होगा। ये लैंडसैट क्रम के उपग्रहों की कक्षीय विशेषताएं यहाँ दी हुई हैं। फिर है लैंडसैट उपग्रह का संवेदक। फिर लैंडसैट स्वास्थ्य का पार्श्व अतिव्यापन क्रम बना हुआ है। अतिव्यापन को ओवरलैप कहते हैं। फिर नोवा उपग्रह क्या है? तो नोवा उपग्रह जो है क्रम में अनेक युगों के उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए थे। नोवा 12 मिशन में नोवा 6 में एक अत्यंत उच्च श्रेणी का अग्रणी विभेदक लगाया गया था। इसमें से अनेक मिशन में भूमध्य रेखा को पार करने का समय दिन में और अन्य मिशन में रात्रि के समय सुनिश्चित किया गया था। तो अब नोवा 12 मिशन में नोवा 6 की विशेषताएं यहाँ क्या हैं, ये दी हुई है। ठीक, आगे देखते हैं समुद्री प्रबोधक उपग्रह। समुद्री प्रबोधक उपग्रह क्या है, यहाँ दिया गया है। आगे देखते हैं जापान ने अपना पहला समुद्री अवलोकन उपग्रह कैसे किया, यहाँ ये डिटेल दी हुई है। फिर कक्षीय तथा संवेदक विशेषताएं आपस में एक दूसरे से संबंधित करके बताई गई हैं इस तरीके से। फिर मौसम विज्ञानी उपग्रह क्या है? मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। नेक्स्ट आगे नोवा उपग्रहों की कक्षीय तथा संवेदक विशेषताएं बताई गई हैं यहाँ। फिर वैज्ञानिक उपग्रह, फिर आइकोनोस क्या है? फिर आइकोनोस के बारे में बताया गया है, इसके सिस्टम कैसे क्या है। फिर भू अवलोकन 1, अर्थ ऑब्जर्वेशन 1 EO1 के बारे में बताया गया है। फिर इनविसैक्ट 1 क्या है? जो इस जीआईएस में नाम है, वो भी नाम वगैरह भी बहुत अजीब अजीब मिलेंगे, आप सबको याद रखने होंगे। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, उनका फुल फॉर्म वगैरह भी आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। फिर इनविसैक्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, यहाँ ये प्रयोग बताया गया है।
स्टेप बाय स्टेप आगे भू अवलोकन प्रणाली के विकास का भविष्य क्या कैसे है। यहाँ ये बताया गया कि सभी को मालूम है कि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन प्रणाली के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति की है। यह प्रगति लगातार जारी है। अधिकांशतः विकसित व विकासशील देश अंतरिक्ष उपकरणों के निर्माण से पृथ्वी के धरातल की व्यापक जानकारी जो है बृहत मापनी पर अर्जित कर रहे हैं, है ठीक। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे दिया है कि बृहत बनाम लघु, फिर है तीव्र गति लेजर संचार व्यवस्था, छठा है नवीन मनोवृत्ति नियंत्रण विधियां, सातवां है नया अंतरिक्ष दूरस्थ देश, आठवां है नए ग्रह पथ का उपयोग, 10वां है उपग्रहों का तारामंडल, 11वां है तेजी से प्रसार, 12वां है सस्ते तथा उपयोगी आंकड़े, फिर है कवरेज में सुधार। फिर हम देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आप सबके एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर, चैप्टर नंबर 5 दूर संवेदक का परिचय एवं प्रकार एवं विभेदन। ठीक है, धन्यवाद।